नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पाकिस्तान के सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत के आक्रामक रवैये से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। दावा तो यह भी है कि मुनीर की पहलगाम साजिश से शहबाज काफी भड़के हुए हैं। दोनों के बीच बातें नहीं, सिर्फ बहस हो रही है, क्योंकि बेनकाब होने के बाद मुनीर पहलगाम हमले से पिंड छुड़ा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ को दुनिया के सामने जवाब देने के लिए खड़ा किया गया है। वहीं बलूचों ने पाकिस्तान से आजादी की मुहिम तेज कर दी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे दिया है, यानी किसी भी वक्त इस आतंकी मुल्क के जिहादी अरमान मिट्टी में मिलने वाले हैं। क्या बोलते भेलपुरी खालिद से बेलपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शाह की हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। आतंक को जवाब, डरा सहमा शहबाज। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। हिंदुस्तान का जोश, पाकिस्तान में खौफ। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पाकिस्तान के टुकड़े भारत में पीओके। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। बदले की धधकती ज्वाला, शैतान स्वाहा। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पीएम मोदी का वादा, पीओके में तिरंगा। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लड़ाई आतंक से है, और ये लड़ाई आज से नहीं है, दशकों से है। भारत जिस दंश को झेल रहा है, उसके बाद कई बार रिटेलिएट भारत ने भी किया, लेकिन कई एक्सपर्ट जब मैं उनसे संवाद कर रहा हूं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बार बार हम लोग रिएक्टिव मोड में क्यों आ जाते हैं, हम प्रोएक्टिव मोड में क्यों नहीं रहते, क्योंकि यहां पर बात भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी संप्रभुता से जुड़ा है। और ऐसे में इस बार जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हो या फिर डिफेंस लेवल पर हो, सरकार साफ कर चुकी है कि हमारी फोर्सेस, तीनों ही फोर्सेस पूरी तरीके से सक्षम है और वो तय करेंगे कि जो बड़ा नासूर हमें दिया है, पहलगाम में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, उसके बाद कैसे आपको इन चीजों के साथ डील ऑन करना है। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जोरदार पैनल जुड़ चुका है। लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ वर्मा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर।
मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। साथ ही इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रजवी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस डिबेट की शुरुआत सिद्धार्थ जी मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। लगातार हर एक चीज पर आप अपना रिसर्च तो दे ही रहे हैं, एनालिसिस आपका हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल्स हो या अलग अलग लेवल्स पर जो हमारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, भारत सरकार की आगे बढ़ रही हैं, तीनों ही फोर्सेस को फ्री हैंड देने की बात सामने कही गई है, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, यू बिलीव सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए रोहित जी, जिस तरीके से आतंक का जो हमला हुआ है, इसमें हर चीज हम लोग को पता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है। पाकिस्तान अपनी पूरी जमीन उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। इनके खुद के रक्षा मंत्री ने भी स्वीकार रखा है कि कुछ सालों से नहीं, लेकिन कुछ कई दशकों से ये लोग टेररिज्म को ना ही उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर उसकी फंडिंग भी कर रहे हैं, उनको जगह भी दे रहे हैं जहां पे वो लोग पूरे आतंकियों को लोग ट्रेनिंग भी दे पाए, उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी वहां से मिल रहा है। तो भारत जो है, कब तक ये सब वार हम लोग अपने ऊपर इसको सहते रहेंगे? जिस तरीके से इन लोगों ने कम्युनल एजेंडा भी इस बार बनाकर भारत को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल डिवाइड करके हिंदुओं को सेलेक्ट कर करके कि आप कलमों को अगर नहीं बोल सकते हैं तो हम आपको गोली मार दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, एक डरपोक किस्म की आर्मी है। ये लोग खुल के वार करना जानते नहीं है। कोई भी अगर सेना हो, प्रोफेशनल सेना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, अगर मेन टैक्टिक्स और मेन वॉरफेयर छोड़कर ऐसे ये टेररिस्ट के आड़ में लड़ाई लड़ने की कोशिश करे किसी और कंट्री के साथ, तो वो पूरी की पूरी जो सेना है वो बर्बाद हो जाती है। भारत जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको रिस्पॉन्स ले रहे हैं। अगर डिप्लोमेटिक तौर पे देखें तो एक पाकिस्तान के एक आइसोलेशन हो रखा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय के तौर पर। अंतरराष्ट्रीय समुदाय तो पहले ही से जानता है, ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के मिलिट्री स्टेशन में ही मारा गया था। साथ ही साथ भारत का अगर हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल देखें, अगर हम लोग देखें कि एक नॉन मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक अगर जिसे हम कहें, तो वो तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेयंस में कर रखा है, उससे साथ ही उसका एकदम एक इससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन इस बार सोच बहुत जबरदस्त थी, बहुत घटिया सोच थी इस बार कि एक एक से पूछा गया आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता। एक हिंदू टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कलमा गा दिया तो कलमा पढ़ दिया तो वो बच गए। वो तमाम चीजें सबके सामने हैं, सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। मैं अब सीधा जाना चाहूंगा मुमताज आलम रजवी साहब के पास। मुमताज साहब, आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, इस वक्त पूरा देश एकजुट है, एकता में नजर आ रहा है। हर कोई कह रहा है कि सरकार जो करेगी हम सरकार के साथ हैं, और सेना पर तो हम में से किसी को भी, किसी भी भारतीय को कोई डाउट है ही नहीं। सरकार जिस तरीके से, जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि जल्दी ही कड़ा और बड़ा संदेश मिलेगा आतंकिस्तान को? मुझे लग रहा है कि सरकार और पूरा मुल्क आतंकवाद के खिलाफ है, और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसके खिलाफ भी है। और मैं आपको बता दूं, ये इस बार दो तरीके के पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की। एक तो आतंकवादी हमला करके लोगों को मारा, दूसरा ये जो धर्म ले आए, इसकी वजह क्या आपको पता है? इसकी वजह ये है कि इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का अफवाह फैलाई गई कि क्या हिंदुस्तान में अजान भी होती है, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने की आजादी भी है, क्या मतलब इस तरीके का। लेकिन बाद में चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया का, लोगों ने देखा कि अरे वहां का मुसलमान तो अरे पाबंदी से नमाजें पढ़ रहा है, मस्जिदें आबाद है, तमाम सब चीजें। अब वो घबरा गया कि भाई इतने 30 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान वहां पे, ये क्या हो रहा है? तो अब क्या है कि लड़वा दो आपस में, आपस में लड़वा दो, या हिंदुस्तान को दाखिली यानी यहाँ पे गृह युद्ध वाली स्थिति करवा, सिविल वॉर में झोंकना चाह रहे थे। पता नहीं है उनको, पता नहीं है कि हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है कि जहां पे मिल करके बड़े बड़े इश्यूज जो है हल कर लिए जाती है। पाकिस्तान नहीं, जहां ये नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है, पता ही नहीं है कि सरकार आतंकवादी चला रहे हैं, कि सरकार वहां की फौज चला रही है, कि सरकार अमेरिका चला रहा है, कि सरकार चीन चला रहा है। भाई चला कौन रहा है? जहां पे डेमोक्रेसी ना हो, जहां लोगों को पता ना हो, जहां मिडिल क्लास ना हो, वो लोग हिंदुस्तान से मुकाबला कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान को तो चाहिए था कि इतना बेहतरीन पड़ोसी उसे मिला हुआ है, चाहिए था कि सीखे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, चाहिए था कि सीखे कि कैसे मुल्क को आगे ले जाया जाता है, लेकिन कुछ न सीखा, बल्कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो गए और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। आज पाकिस्तान क्या हालत है आप देख लीजिए, कटोरा लिए घूम रहा है,
जहां उसने किसी ने हड्डी एक फेंक दी, बस दौड़ पड़ते हैं कुत्तों की तरह कि साहब इसको जो है, और उसके बाद हड्डी चूसते हैं। हड्डी क्या चूसते हैं, वो क्या होता है, वो गाल जो है फट जाता है, अपना ही खून चूसते हैं। उनको लगता है कि वाह मजा आ गया, स्वाद आ रहा है। ये बंद करना पड़ेगा इनको, ये बंद करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान देखिए, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज, और इसके अलावा बजट देखिए, इनका जितना टोटल बजट है उतना हमारे डिफेंस का बजट है। ये सारी चीजें मुझे लगता है प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तानी भी समझते होंगे, पाकिस्तानी आवाम भी समझती होगी। मैं एक बार जल्दी से अब्दुल सत्तार चौधरी साहब के पास चला जाता हूं। चौधरी साहब, कई सारी चीजें हैं, बार बार वो सारी चीजें आपके सामने भी रिपीट हो रही होंगी। मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ तैयारी है पाकिस्तान की? आवाम तो पहले से जंग वाली स्थिति में है ही, भूख से जंग कर रहे हैं, सस्ता आटा मिल जाए उसके लिए जंग में लड़े हुए हैं, साफ पानी मिल जाए, नहाने धोने के लिए पानी मिल जाए, उस जंग में लड़े हुए हैं। आप कहां भारत के साथ जंग की बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका सर। जहां तक पाकिस्तान के अवाम के हालात जिंदगी का ताल्लुक है, तो वो मैं समझता हूं कि अगर भूख और गुर्बत का मुकाबला किया जाए तो इंडिया पाकिस्तान से कोसों आगे है। ये अभी कोविड आया तो 1.5, 2, 250 किलोमीटर तक बच्चे उठा के, बैग उठा के, एक मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कहां से, वो अपने वापस गांव को जा रहे हैं, और 3-3 दिन, 3-3, 4-4 दिन वो पैदल चले और वहां पहुंचे। दादा, कोविड की बात पे गांव पहुंच गए। कितने वैक्सीन पाकिस्तान ने, कितने वैक्सीन बना लिए थे कोविड में? टाइम दे। ये अभी मुझे आप बता रहे हैं कि ये मौलवी साहब जो आपने बैठाए हुए हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ हमला किया, 3:05 पर वहां हमला होता है और 3:15 पर थाने में FIR दर्ज हो जाती है। जबकि हमले वाली जगह से थाने का जो इलाका है वो पैदल दौड़ कर भी जाएं, गाड़ी पे भी जाएं तो आधे घंटे से ज्यादा लगता है। तो ये डिटेल आपको मिली कहां से सत्तार साहब? चौधरी साहब, आपको ये डिटेल कहां से मिली? वो बेनकाब हो चुका है। चौधरी साहब, ये डिटेल आपको मिली कहां से? ये डिटेल आपको मिली कहां से? मुझे ये तो बताइए। मैं समझ सकता हूं चौधरी साहब, आप कितने मजबूर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप किस किस चीज को डिफेंड करेंगे, उस दौर में चले गए, किस किस चीज को आप डिफेंड करेंगे? मैं समझ सकता हूं आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस किस चीज को आप डिफेंड करेंगे? आप कोविड पर चले गए, मुझे बता दीजिए पाकिस्तान ने कितने वैक्सीन बना दिए थे, अगर कोविड की बात कर रहे हैं आप तो? पाकिस्तान में क्या था? लोग सड़कों पे घूम रहे थे क्या? पाकिस्तान में तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं था। रिजवी साहब, एक बार बोलने देते हैं, सुन तो ले किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। चलिए सर। चौधरी साहब, कमाल, मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान से दहशतगर्द आए हैं तो वादी में 7 लाख फौज क्या बंक पी के सो रही थी? 250 किलोमीटर दूर है करीब तरीन बॉर्डर पाकिस्तान का पहलगाम से। 250 किलोमीटर दूर चल के वो आए आतंकवादी, उन्होंने वहां हमला किया। 10 मिनट बाद थाने में FIR दर्ज हो गई। और दिलचस्प बात कि सोशल मीडिया पर उससे हमले से पहले ही पोस्टें आना शुरू हो गई। अरे सोशल मीडिया पर फेक चीजें भी फैलाई जाती है, आप समझ नहीं रहे बात को यार। चौधरी साहब, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, उस चीज का तो मान रखिए। सत्तार साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं चीजों को। सिद्धार्थ सर प्लीज, अब आपको मैं चाहूंगा कि आप इंटरवीन करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निर्बाध तरीके से बात करें सिद्धार्थ साहब, क्योंकि मैं चौधरी साहब की मजबूरी समझ पा रहा हूं। लेकिन भाई, इतना मजबूर मत हो यार, इतना मजबूर मत हो। अगर आप एक पत्रकार के तौर पर बैठे तो कम से कम आईना दिखाने का काम कीजिए ना। आप जो बात कर रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर है पहलगाम बॉर्डर से, वो सवाल इंडियन मीडिया उठा रहा है, पूछ रहा है। वो स्ट्राइक तो हम कर ही रहे हैं ना, ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी हम उठा रहे हैं ना, लेकिन बॉर्डर्स पर जिस तरीके की चीजें, और आपकी आर्मी, मुनीर साहब कहां है पता नहीं, रावलपिंडी के कौन से बंकर में छुपे हैं पता नहीं, आतंकी को आपने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, वहां पर आपकी फोर्सेस उतर चुकी हैं। आम जनता की आपको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों की चिंता है। ये सब जानते हैं, मैं बोर हो चुका हूं ये बात कर करके। हाँ, लेकिन गहमा गहमी अगर है तो हाफिज सईद के घर के आसपास है। हाफिज सईद के घर के बाहर सुरक्षा का एक चक्र बना दिया गया है, पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी का हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। एक भारतीय होने के नाते जब मैं अपनी फोर्सेस को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन सामने वाले मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में आप देखिए, आर्मी जो है आतंकी को बचाने के लिए लॉन्च पैड्स खाली करवा के आतंकियों को सेफ कस्टडी में ले रही है। और ऐसे आतंकिस्तान के साथ ये हमें गीदड़ भपकी देते हैं, न्यूक्लियर स्टेट होने की बात करते हैं, और उनसे हम अगर ये उम्मीद करें कि वहां से एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर सत्तार साहब मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे एक बार फिर से चाहूंगा, इस बार मैं वापस आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सत्तार भाई, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि
भले ही आपने मुझे कुछ व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के आंकड़े जरूर गिनवा दिए कि भैया कब क्या हुआ था, लेकिन हाफिज सईद कौन है, कहाँ रहता है, क्या उसको इंट्रोडक्शन है, यूएन ने उसको किस तरीके से आतंकवादी घोषित किया हुआ है, ये जानकारी नहीं है क्या आपके पास? मेरे पास सारी जानकारी है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हाँ। आप एक जो है ना, एक सीक्वेंस को समझें। वो एक कश्मीरी खातून ने कहा कि जो भी इंडिया में जब बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान पे इल्जाम आता है और बीजेपी की हुकूमत होती है। आपको अभी तक ये साइंस समझ नहीं आई। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हाफिज सईद इस वक्त जेल में है। आपको लग रहा है कि वो किसी घर में और बड़ी कोई सिक्योरिटी में है, वो इस वक्त कैद में है, ठीक है। और वो अगर यूएन ने उस पर पाबंदी लगाई है तो पाकिस्तानी अदालतों ने भी आपका उसको देश सजा बड़ा दी और वो गजब जेल है। में। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में बंद हो सकता है, आतंकवादी को आप हाउस अरेस्ट करेंगे। दुनिया हाफिज सईद मुझे आप ये ओसामा बिन लादेन याद है आपको? नहीं है? एबटाबाद में कैसे? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। आप ये अर्ज कर रहे हैं कि यहाँ हाफिज सईद जो है वो दहशतगर्द है और वो उसके घर के बाहर बहुत सिक्योरिटी है। एक तो ये बात क्यों नहीं फांसी देती? मतलब समझ लें कि वो जेल में, प्रधानमंत्री को तो मार दिया जाता है, वहाँ लीडरान को तो बच्चों को मार दिया जाता है, उसको फांसी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद था। हाँ। और पाकिस्तान में किसकी वजह से मौजूद था ये भी आपको पता है। हाँ। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द है तो वो अमेरिकी सदर होता है, जो भी हो। और आप कब तक दूसरे के पीछे वोट लेते रहेंगे? मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपको भी तो प्रॉब्लम होगी। आतंकवाद के दंश जो पाकिस्तान में जो हम ब्लास्ट देखते हैं, आपके जानने वाले, आपकी आवाम अगर नुकसान में है, आपको भी तो दुख दर्द होता होगा सत्तार साहब। आप भी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते होंगे। कलभूषण था, वो क्या कर रहा था इधर? पारा चिनार में लोग रोज मारे जा रहे हैं, पूछिए इनसे। कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर रोहित साहब पूछिए पारा चिनार में क्या हो रहा है? ब्रीफिंग में मैं भी मौजूद था। कौन लोग मार रहे हैं वहाँ पे? क्या कर रही सरकार? सत्तार साहब ठीक है, मैं एक बार रिजवी साहब को ले लेता हूँ स्क्रीन पे। रिजवी साहब प्लीज, बंदूक लेकर के। रिजवी साहब आप बोलिए, जो सवाल है सीधा भेज दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पारा चिनार में बताए क्या हो रहा है? लोग नहीं मारे जा रहे, क्या कर रही सरकार? पारा चिनार में 2 ग्रुप की अकलियतों की क्या हालत है? ये हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। एक जर्नलिस्ट होकर के इस तरह की बातें यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने यहाँ की बताइए ना। क्या हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि पारा चिनार में कुछ नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में हालात खराब है इंडिया की वजह से। सारी चीजें आप आतंकवाद को पालेंगे पोसे, अमेरिका का नाम ले लेंगे, आपके अंदरूना मुल्क आपसे समझने को संभलने को तैयार नहीं होगा, आप उसको इंडिया से जोड़ देंगे, और चाहिए फिर आपको कश्मीर भी। अपना आपसे कुछ नहीं संभलेगा। मैं चाहूंगा कि एक बार सिद्धार्थ जी भी आए इसमें। सिद्धार्थ जी, मैं बार बार इन चीजों को उठाता रहा हूं, मैं तो समझने की भी कोशिश कर रहा हूं। हम बार बार कहते हैं कि वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, लेकिन रह रहकर आतंकियों को अंदर भेजना, जो यही सोचकर आ रहा है कि मुझे तो मरना है, वो हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद उस आतंकी को मारकर हम कहते हैं कि हमने बड़ा एक्शन कर दिया। उसी आतंकी को मारकर जो ये सोचकर आया कि मुझे तो मरना है। इस बार क्या कड़ा इलाज, क्या बड़ा इलाज किया जाए आतंकिस्तान का, प्लीज बताइए मुझे। देखिए रोहित जी, अभी इसका आर पार तो करना ही है, क्योंकि बार बार हम लोग एक आतंकी को मारते हैं, एक और आ जाता है जितनी बार, क्योंकि एक फैक्ट्री पूरी बनी हुई है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो ये जर्नलिस्ट भी यहाँ पर बैठ के जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि उनके अंदर जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो चल रही है 24 आवर्स 365 डेज, पूरे हफ्ते वो लोग या तो भारत के खिलाफ कुछ बोलते रहेंगे या कश्मीर के प्रति कुछ बोलते रहेंगे, हिंदुओं के खिलाफ कुछ करते रहेंगे। तो ऐसा प्रोपेगेंडा मशीनरी इन लोग का वहां पे है कि इन लोग को लगता है कि देखिए पाकिस्तान का अस्तित्व किस पर है? पाकिस्तान का अस्तित्व जो उसका बुनियाद है नफरत पर है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके वो लोग ने बनाया है, और उनका देश उनसे चल नहीं पा रहा है, तो हर चीज के लिए वो कहीं और जाके वो ढूंढने लगते हैं कि हम लोग की दिक्कतों का हल क्या है। अब भीख का कटोरा लेकर अगर पाकिस्तान सब जगह जा रहा है तो उस पर किसका कसूर है? पाकिस्तान के अंदरूनी सिचुएशंस का ही है। पाकिस्तान के अंदर अगर उनके पॉलिटिशियंस नहीं चल पा रहे हैं, पूरा या तो ISI या उनके जनरल्स चला रहे हैं, तो इसमें कौन सा देश आके उनके हाथ लगाया है? साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, पूरे आवाम को लगता है कि जैसे भारत ही सब कुछ अंदर कर रहा है, जबकि उन लोग ने जब आतंकवाद के सपोलों को उन लोग ने पाला है तो वो सपोले जो है सांप बन के खुद उसको भी डसे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हम लोग देखें तो लोगों को ऐसा लगता है कि कारगिल की लड़ाई भी पाकिस्तान जीता है, उन लोगों को लगता है कि सन 71 की भी लड़ाई पाकिस्तान ही जीती है। याददाश्त
बर्दाश्त बहुत बुरी है, कमजोर है पाकिस्तान की, वो नजर भी आता है। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आईसील पेटियन, सत्तार साहब, इन तमाम चीजों को लेकर उन्हें डिफेंड तो करना ही है। रिजवी साहब, मैं चाहता हूँ प्लीज लास्ट मिनट मेरे पास है, आप इसको कंक्लूड भी करें, जरूर इस तरीके से बताएं कि इस बार किस तरीके से इलाज किया जाए इस आतंकिस्तान का। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात जरूर सत्तार साहब सुनेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, पाकिस्तान को अब जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान को हम बहुत सलीके से, इस बार मैं आपको बता रहा हूं, इस बार पहले जैसा नहीं होगा कि बात सिर्फ हो गई। इस बार एक्शन होगा और पूरी प्लानिंग की जा रही है और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए पाकिस्तान में घबराहट है। पाकिस्तान में घबराहट इस हद तक है कि दूसरे ममालिक से गुजारिश की है पाकिस्तान ने कि इसको रोक दिया जाए। भारत पे दबाव बनाया जा रहा है, आपको पता होगा कि जंग न होने पाए, पाकिस्तान कोई एक्शन न ले। लेकिन सवाल यह है कि अपने यहां जो चीजें बिगड़ी हुई, इसको पाकिस्तान दुरुस्त क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान को जब ये पता है कि हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते, समझाइश बहुत दे दी, बहुत कीमत भारत ने भी चुका ली है। देखिए, बहुत समझाइश हमने पाकिस्तान को दे दी, एक बड़े भाई होने के नाते, बड़े मुल्क होने के नाते, जिम्मेदार मुल्क होने के नाते, मैच्योर देश होने के नाते बहुत जिम्मेदारी निभा ली। और कोई भी चीज फ्री नहीं है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। और अब कहीं ना कहीं इस बार ऐसा सेंटिमेंट है देश के अंदर, जो सरकार भी समझ रही है, फोर्सेस भी समझ रही है कि इस बार छोटे मोटे एक्शन से काम नहीं बनने वाला है। और उम्मीद भी इस बार की जा रही है, जहां डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, कई और तरीके की स्ट्राइक्स है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे साथ जो इस पैनल, जो मेरे रिजवी साहब, थैंक यू सो मच, सिद्धार्थ साहब थैंक यू सो मच, सत्तार भाई बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्ते।